ढोकलोस और शासन व्यवस्था खड़िया समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो याद रखने हैं, ठीक है, कहने का अर्थ है दिमाग में जरूर रखना है। किससे संबंधित है ये? तो संथालों से। सबसे पहले ना हम लोग संथालों का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, कैसे ये लोग झारखंड में आए, कौन से विद्वान ने क्या थ्योरी दिया अपना इसके संबंध में, और उस थ्योरी देने के पीछे क्या रीजन रहा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने समझा था ना उरांवों के बारे में, मुंडाओं के बारे में, कि भाई जो बोल रहा है उसके पीछे कुछ प्रमाण तो देगा ना, ऐसे ही थोड़े को बोल देगा। तो संथालों से संबंधित वही है कि संथाल लोग कहाँ से आए थे, झारखंड में कहाँ बसे, और वर्तमान में इसका संकेंद्रण कहाँ पे है, तो संथाल परगना में है। संथाल परगना, और अगर बंगाल में देखें तो वीरभूम वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में संथालों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण है, और इन्हीं के नाम पर संथाल परगना का भी नाम पड़ा है। समझ रहे बात को? क्योंकि संथाल परगना में संथालों की बहुलता है और इन्हीं जनजाति के नाम पर उस पूरे क्षेत्र को संथाल परगना नाम दिया गया। सबसे पहले एक व्यक्ति है जिनका नाम है L.O. कैरिफर्ड। ठीक है, ये उपायुक्त थे संथाल परगना के 1890-92 के आसपास में। ठीक है, एग्जैक्ट हमको पता नहीं लेकिन उसी के आसपास में थे। इन्होंने अपना रिसर्च से अपना संथालों पे इन्होंने अपना रिसर्च किया था। मनोवैज्ञानिक थे, सॉरी नृशास्त्री थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने संथालों पे रिसर्च किया था और इन्होंने बताया कि संथाल जो जनजाति है ये अपने प्राचीन समय में पर्शियन अफगानिस्तान में रहती थी और चीन में रहती थी, यानी चीन और अफगानिस्तान में इनका प्राचीन निवास स्थल था। फिर वहां से ये लोग पंजाब में आकर के बसे। ठीक है, कहां से? पर्शियन, अफगानिस्तान और चीन से। यहां से ये लोग कहां पे आ गए? पंजाब। और फिर यहां से ये लोग जो दामोदर नदी है, ठीक है, उसके आसपास में आकर के बसे थे। इनका मानना ये था कि ये लोग सबसे प्राचीन जो इनका निवास स्थल बोल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था कि उराव जनजाति का प्राचीन निवास स्थल दक्षिण भारत है। ठीक है, मुंडाओं का भी देखा था कि हम लोग ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में बसे हुए थे, लेकिन आर्यों का आक्रमण की वजह से क्या हुआ था, ये लोग पूर्व की ओर प्रवासित हुए। उसी तरह इन्होंने बोला कि जो संथाल जनजाति है ना, ये सबसे प्राचीन मतलब अपने जो प्रारंभिक अवस्था में ये अफगानिस्तान और चीन के क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वहां से ये लोग प्रवासित होकर के पहले पंजाब आए, पंजाब में बसे। और आपको पता है कि ये लोग क्षेत्र जनजातियों के लिए अनुकूल नहीं रह गया था। कौन सा क्षेत्र? उत्तर पूर्व का क्षेत्र। ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब क्षेत्र, दिल्ली उल्ली वाला जो क्षेत्र था, उसमें क्या हुआ था कि कृषि क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हो रहा था, चाहे यूपी हो, बिहार हो। लेकिन सवाल यह भी है कि संथाल लोग कृषि करते हैं, मतलब अच्छे कृषक होते हैं संथाली लोग, लेकिन फिर भी जनजातियों के लिए जो अनुकूल दशाएं थी रहने के लिए, सिर्फ कृषि क्षेत्र ही नहीं, उसके अलावा उनका जो भौगोलिक दृश्य होता है, मैंने बताया था ना जनजातियों की जो परिभाषा बताया था कि इनका एक अलग निवास स्थान होगा जो कि आम निवास स्थान से अलग होगा, मतलब सुदूरवर्ती क्षेत्र में इनका निवास स्थल होगा जो कि हो सकते हैं हार्ड क्लाइमेट हो। ठीक है, जहाँ पे रहने योग्य सारी सुविधाएं नहीं होती है, प्रकृति से जूझते रहते हैं ये लोग। तो उस तरह का साधन, उस तरह का जो अनुकूल दशा था उस क्षेत्र में नहीं रह गया, तो ये लोग क्या हुए, पूर्व की ओर प्रवासित हो गए और झारखंड वाले क्षेत्र, बंगाल वाले क्षेत्र में आकर के बस गए थे। एक व्यक्ति और हैं, E.T. डाल्टन। इनका पूरा नाम था एडवर्ड ट्वीट डाल्टन। ठीक है, ये 1850 के आसपास में छोटा नागपुर के उपायुक्त थे। तीन व्यक्ति का मैंने पहले भी एक एच.एच. रिजले का नाम सुना था ना, हर्बर्ट हॉप रिजले, इससे पहले मैंने बताया था जब मैंने उराव पढ़ाया उस वक्त। ये व्यक्ति मतलब डाल्टन, रिजले और एक व्यक्ति और मैंने जो बताया एक कैंपबेल। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति ना जनजातियों की रिसर्च कर रहे थे, ये तीनों इकट्ठे रिसर्च किए हुए थे।
और इन्होंने बताया कि जो संथाल जनजाति है ना, उनका जो पुराना निवास स्थल था, जो प्राचीन निवास स्थल था, वो भारत का दक्षिण पश्चिमी वाला क्षेत्र था, ठीक है। और वहां से ये लोग झारखंड आए और झारखंड में दामोदर नदी के आसपास में ये लोग बस गए। लेकिन जो ये थ्योरी दिए, और वो भी थ्योरी दे रहे वैसे ही कुछ कि पहले अफगानिस्तान और चीन में रहते थे, लेकिन वहां से पंजाब, फिर वहां से झारखंड आए। ये भी बोल रहे हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे, वहां से ये लोग झारखंड आए और दामोदर नदी के आसपास में बसे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि दामोदर नदी के क्षेत्र में आकर के लोग बसे, ठीक है। तो इनकी अगर लोक कथाओं को अगर पढ़ेंगे या जानेंगे ना, तो उसमें दामोदर नदी का उल्लेख बहुत बार मिलता है, और दामोदर नदी को ये लोग पवित्र नदी के रूप में मतलब उसको पूजते हैं, ठीक है। दामोदर नदी इनके लिए पवित्र नदी है। इन लोगों का मानना है कि हमारा जो उद्गम हुआ था वो समुद्र से हुआ है, ठीक है। और चूंकि जब हम डेथ करेंगे तो हमारा मिलन भी समुद्र से होना चाहिए, जो हमारे क्या कहते हैं उसको, अस्थि, तो उसका विसर्जन समुद्र में होना चाहिए, हमारा मिलन समुद्र में होना चाहिए, जहां से जन्म है वहीं पे हम विलीन हो जाए, ऐसा मानना है। लेकिन होता क्या है कि ये समुद्र से काफी दूर रहते हैं ना, तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है, दामोदर नदी। दामोदर नदी जाके समुद्र में मिलता है। जब शुरू में ये लोग बसे ना, तो दामोदर को ही अपना बोल सकते हैं निवास स्थान बनाया था, दामोदर नदी को, ताकि वहीं पे अपनी अस्थियों का विसर्जन कर सके और वो अस्थि जाकर के क्या समुद्र में मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों ने दामोदर को अपनी पवित्र नदी माना और इसी के आसपास में ये लोग बसे हुए थे। तो इनकी लोक कथाओं को अगर देखेंगे तो दामोदर का जिक्र बहुत बार मिलता है, ठीक है। इसलिए अभी लोग जो मानते हैं कि संथाली जनजाति थी, ये डेफिनेटली दामोदर नदी के आसपास में बसी हुई थी। अभी नहीं बसी हुई, अभी भी है, हजारीबाग वाले क्षेत्र में संथाल लोग हैं, शायद आपको पता है या नहीं, दामोदर के आसपास में संथाल लोग अभी भी हैं हजारीबाग में। तो ये लोग दामोदर नदी के आसपास में जरूर बसे हुए थे, लेकिन एक घटना घटी 1770 ईस्वी में, कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अकाल पड़ने लगा था, ठीक है। और अकाल पड़ने के कारण ये लोग कृषि करते थे, और अकाल जब होगा तो क्या होगा, कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं बचेगी, और जब उपयुक्त दशाएं नहीं बची तो ये लोग पूर्व की ओर चल दिए, और पूर्व की ओर चलने के क्रम में ये लोग राजमहल वाले क्षेत्र में गए, और वहां पे इन लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया। राजमहल क्षेत्र हो गया, बंगाल वाला जो क्षेत्र हो गया, जो गंगा का तटवर्ती क्षेत्र उधर वाला हो गया, तो उन सारे क्षेत्रों के ये लोग क्या बनाए, अपना निवास स्थान बनाए। तो इस तरह से इनका कहना है डाल्टन का, समझे बात को। मांझी को देख रहे थे, मांझी ना, मैंने कल भी बताया था कि इसका क्या होगा, ये वंशानुगत नहीं रहेगा ये पद, इसका चुनाव होगा। चुनाव क्यों होगा, उसके पीछे भी रीजन बताया कि इनका जो गांव बस रहा है ना, वो इंडिविजुअल कोई पर्सन नहीं बसा रहा है, अंग्रेज बसा रहा था। हमको भी जमीन दिया, तुमको भी जमीन दिया, उसको भी जमीन दिया, सबको जमीन दिया, सब एक जगह खेती करने लगे, और बाद में जाकर को गांव डेवलप हो गया। जब गांव डेवलप हुआ, सारे संथाली लोग ही थे, दूसरे दूसरे लोग नहीं थे, तो प्रशासनिक व्यवस्था का जब विकास हुआ तो उसी में से किसी व्यक्ति को एक को चुना गया गांव द्वारा ही, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या होगा, इसका चुनाव किया जाएगा गांव के सर्वसम्मति से। गांव के जितने भी बैठक होगा, ठीक है, उसकी अध्यक्षता ये करेगा। साथ ही साथ गांव के बाहर अगर किसी भी मामले में से गांव का प्रतिनिधि करना है, प्रतिनिधि जैसे परगना स्तर पे क्या होता है ना, सारे मांझी को बुलाया जाता है, ठीक है। तो गांव का प्रतिनिधि वहां पे कौन बन के जाता है, हमारा मांझी बन के जाता है, समझ बात को। मांझी ही गांव की तरफ से कार्य करता है, मांझी ही गांव की बुराई भलाई के लिए जिम्मेवार होता है, गांव की रक्षा करने का मांझी ही करता है, ठीक है। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है अपने समाज में। इनका एक पद है जो कि काफी प्रतिष्ठित पद है, क्योंकि चुन करके आता है ना, जो भी पद चुन करके आएंगे ना, उसमें थोड़ा सा डिग्निटी और भी ज्यादा आ जाती है। जैसे अभी हमारे देखते हैं मुखिया उखिया थोड़ा सा डिग्निटी हो गया है ना, तो अब पीएम है चाहे सीएम है, थोड़ा सा उसका पद, भले संविधान में लिखा है कि सब बराबर है, लेकिन सब बराबर है क्या, वैसा नहीं ना, थोड़ा सा उसको तो तवज्जो दिया जाता है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि इनका पद काफी सम्मानजनक होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, कुछ है नहीं, ऐसे ही जो अभी तक गांव स्तर पे देखे थे वही काम इसका भी है। लिखिए, संथाल जनजातियों के गांव में, संथाल जनजातियों के गांव में
एक पंचायत पाया जाता है, या पंचायत पाया जाता है, क्या पंचायत पाया जाता है, पंचायत की व्यवस्था है। संथाल जनजाति के गांव में पंचायत की व्यवस्था है, जिसके प्रधान को मांझी कहा जाता है, जिसके प्रधान को मांझी कहा जाता है। इसे गांव का प्रधान भी कहा जाता है, और उसके बाद इसे गांव का प्रधान भी कहा जाता है। इसका चुनाव गांव के सर्वसम्मति से, इसका चुनाव गांव के सर्वसम्मति से किया जाता है। फुल स्टॉप। वह गांव के, जैसे लिखिए, वह ग्राम सभा का सभापति होता है, वह ग्राम सभा का सभापति होता है। फुल स्टॉप। उसके अनुमति के बगैर गांव में, उसके अनुमति के बगैर गांव में रीति रिवाज से संबंधित कोई कार्य नहीं शुरू किए जाते। कोई कार्य नहीं शुरू किए जाते। फुल स्टॉप। मुंडा गांव के बाहर गांव का प्रतिनिधि करता है, मुंडा गांव के बाहर गांव का प्रतिनिधि करता है। वह गांव की रक्षा के लिए जिम्मेवार होता है, वह गांव की रक्षा के लिए जिम्मेवार होता है। मांझी, मुंडा लिखा दिया मैंने क्या, मांझी कीजिए। वो तो बार बार मुंडा मुंडा आ रहा है तो मुंडा हो गया ना, कोई बात नहीं, मांझी कीजिए सब जगह, जहां मुंडा लिखेंगे मांझी कीजिए सब। आप लोग मुंडा मुंडा लिख भी रहे थे, कर लिए ना मांझी सब। हाँ मांझी कर लीजिए, वो मेरा ही गलती है, मिस्टेक है, वो तो एक्चुअली सेंटेंस फॉर्मेशन कह रहे हैं, मुंडा दिमाग में आ रहा है बार बार। तो क्या लिखे, वह गांव की रक्षा के लिए जिम्मेवार होता है। फुल स्टॉप। वह मतलब मांझी, वह गांव की रक्षा के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। संथाल जनजाति के ग्रामीण प्रशासनिक स्तर पर मांझी, प्राणिक, मांझी, प्राणिक, जोग मांझी, जोग प्राणिक तथा गोड़ैत प्रमुख स्तंभ होते हैं। प्रमुख स्तंभ होते हैं। इसे संयुक्त रूप से मोड़े होड़ की संज्ञा दी जाती है। होड़ मतलब क्या होता था, आदिवासी, मनुष्य, बताया था ना।
तो आदमियों को मोड़े होड़ मतलब आदमियों का समूह, ठीक है। क्या लिखें, इसे संयुक्त रूप से मोड़े होड़ की संज्ञा दी जाती है, अर्थात 5 व्यक्तियों का सभा, अर्थात 5 व्यक्तियों का सभा, अर्थात 5 व्यक्तियों का सभा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट लिखिए पौराणिक। लिखिए वह उप मांझी या उप प्रधान होता है, वह उप मांझी या उप प्रधान होता है, मुंडा की अनुपस्थिति, सॉरी मांझी की अनुपस्थिति में, मांझी की अनुपस्थिति में, मांझी की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। मांझी की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके दायित्वों का निर्वहन करता है, फुल स्टॉप। किसी भी अपराध के सजा निर्धारण में, किसी भी अपराध के सजा निर्धारण में इसका प्रमुख भूमिका होता है, इसकी प्रमुख भूमिका होती है, ऐसे इसकी प्रमुख भूमिका होती है, इसकी प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। मतलब मुंडा जब नहीं रहेगा या फिर मुंडा जब फैसला कर रहा है तो उसमें ये किसी भी कोई घटना घटी तो उसमें सजा निर्धारण का काम ये करता है, मतलब इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। एक भद्रो प्रजा करके आएगा जो लिखाया था मैंने, उससे विचार विमर्श करेगा, डिसीजन लेगा, तो उसमें मतलब बोल सकते हैं कि मुंडा का सहायक की भूमिका निभाता है, तो उसके सारे जो छोटे मोटे कार्य वो करने लगता है जब मुंडा अपने पद पे रहता है, लेकिन जब मुंडा अपने पद पे नहीं है तो उसके दायित्वों को निर्वहन करने लगता है, ठीक है। तो फिर मुंडा बोल रहा हूँ ना, मांझी, सॉरी, आदत से लाचार हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखिए जोग मांझी। इतना बार मुंडा मुंडा हो गया है ना कि वही दिमाग में घूम रहा है ना, जोग मांझी। गांव में ना इस व्यक्ति का पद काफी सम्मानजनक पद होता है, काफी प्रतिष्ठा प्राप्त पद होता है, इसलिए नहीं कि कुछ है, लेकिन समाज को ना एक सुचारू से चलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। समाज में कोई अनैतिक कार्य ना हो, कोई असामाजिक कार्य ना हो, इसका पूरा दायित्व इसके पास होता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी जनजाति में ना क्या होता है कि हम सगोत्रीय संबंध नहीं बना सकते हैं, मतलब एक ही गोत्र के व्यक्ति किसी भी तरह का संबंध नहीं बना सकता, किसी भी तरह मतलब भाई बहन का संबंध तो बना ही सकता है, जैसे वैवाहिक संबंध नहीं बना सकता, या वैवाहिक इतर जो संबंध बनते हैं, ठीक है, जैसे सेक्सुअल संबंध जो होते हैं वो सब नहीं बना सकते हैं। ये सब इसमें हो सकते हैं कि सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं है, सामाजिक रूप से अपराध है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जोग मांझी की व्यवस्था अभी तक किसी भी शासन व्यवस्था में हम लोगों ने नहीं देखा, इससे पहले देखा है किसी में, आगे भी किसी में नहीं है, सिर्फ संथालों में ही ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है हम लोग को। रीजन क्या रहा होगा इस व्यक्ति की नियुक्ति करने के पीछे? सबकी नियुक्ति होती है, यहाँ पे कोई परंपरागत रूप से चल, मतलब ये नहीं है कि वंशानुगत चल रहा है, सो सबकी नियुक्ति होगी। कुछ तो कारण रहा होगा कि समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही होगी जिसकी वजह से इसकी नियुक्ति की गई, ताकि अपने गांव को सही सुचारू रूप से चला सके। आप लोगों को कल मैंने बताया कि ये लोग कृषक होते हैं, मुख्य तौर पे कृषक होते हैं, अच्छे उन्नत कृषि करते हैं, और कृषि ना लोगों को जोड़ने का कार्य करती है।
ठीक है, समाज को जोड़ने का कार्य करती है। ऐसा हुआ होगा, ऐसा कंफर्म नहीं है, इतिहास है तो ऐसा हुआ होगा कि जब कृषि कार्य या कृषि से लोग जुड़े तो गांव में लोग जब बसने लगे तो गांव के लोगों में ही ऐसा संबंध क्रिएट होने लगा था लड़का लड़की के बीच में, युवाओं के बीच में, कि उसके जो बोल सकते हैं आचरण को दोष पहुंचा रहा था। जैसे गांव के ही लड़का लड़की को अगर प्रेम प्रसंग में पड़ गए हैं तो इस तरह की घटना बहुत ज्यादा होने लगी होगी। तब इस व्यक्ति की नियुक्ति की हुई ताकि आप गांव की सुरक्षा करें, आप गांव में देखें कि किसी का आचरण खराब तो नहीं है। वर्तमान में ये व्यक्ति यही काम करता है। एक तो गांव में जितने भी विवाह होगा ना उसका रिकॉर्ड रखेगा, ये विवाह जो होगा उसका रिकॉर्ड रखेगा। और इसलिए रिकॉर्ड रखता है ताकि अगर कोई विवाह से संबंधित विवाद होता है ना बाद में जाकर के, तो उसमें इसकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। यही डिसीजन मतलब मेकिंग होता है, यही सारे डिसीजन लेता है। विवाह से संबंधित कोई भी अगर मामला आ गया तो उस पर निर्णय लेने का काम कौन करेगा? जोगमांझी। और इसके साथ साथ क्या करता है ना, गांव में जितने भी लड़का लड़की उस पर नजर रखता है। ये नजर रखने का मतलब कि उसका आचरण वचरण सब देखते रहता है ये। इसीलिए इसको युवाओं का सरदार भी बोलते हैं, युवाओं का नेता भी बोलते हैं, ठीक है। और जब भी कुछ अनीति कार्य होगा ना तो उसको रोकेगा, उसको रोकने का काम करेगा। और इसलिए करता है ताकि उसका समाज बेहतर तरीके से चल सके। अब सवाल ये उठता है भाई एक व्यक्ति सब पे नजर कैसे रख सकता है, उसको उतना नजर तो है नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए, इसमें भी लिखाऊंगा कि समझ लीजिए पूरी घटना को। हुआ क्या कि ये नजर रखे हुए गांव पे, सब पे नजर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी के बीच में अगर संबंध बन जाते हैं लड़का लड़की के बीच में, तो उसके लिए जिम्मेवार यही व्यक्ति होता है। बोल आपने नजर सही से नहीं रखा। मामला तब गड़बड़ होता है कि मान लीजिए कोई युवती है, संथाल युवती है, जो विवाह से पूर्व गर्भ धारण कर लिए, प्रेग्नेंट हो गई। और जब प्रेग्नेंट हो गई तो ऑब्वियस है कि संबंध तो बने ही होंगे। तो जो लड़का या फिर मतलब उसका जो बच्चा होगा ना, उसको इसी व्यक्ति का गोत्र दिया जाता है। मतलब अविवाहित महिला, अविवाहित लड़की, महिला नहीं, महिला बोलने से दिक्कत हो जाता है ना, लड़की। तो अगर विवाह से पूर्व अगर मतलब गर्भ धारण करती है तो उसका जो बच्चा होगा ना उसको इसी व्यक्ति का गोत्र दिया जाता है। अब सवाल उठता है भाई गोत्र इसका क्यों दिया जाएगा? इसलिए क्योंकि इसी की जिम्मेवारी होती है सभी लड़के लड़की पर नजर रखने की, आचरण उसके आचरण का निरीक्षण करने का। और इसमें अगर फाइल होता है तो इसको इसी का गोत्र देगा। ऐसा नहीं कि इसका पुत्र हो जाएगा, पुत्र नहीं होता, सिर्फ गोत्र दिया जाता है। विदाउट गोत्र बच्चे का अस्तित्व नहीं होता, इसलिए गोत्र दिया जाता है उसमें। पूरी व्यवस्था को समझते हैं। कोई व्यक्ति अगर अविवाहित है और प्रेग्नेंट होगी तो उसका क्या समाज में किस तरह से उसकी क्रियाएं होती है, मतलब उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति, कोई मतलब है, लड़की है, विवाह से पहले संबंध बन गए तो उसका मतलब और वो प्रेग्नेंट भी हो गई तो उसकी जानकारी सबसे पहले जोगमांझी को दी जाएगी। जोगमांझी क्या करेगा, एक सभा बुलाएगा जिसमें सारे जो सामान्य गण है, जो मोड़े माझी जिसको मोड़े ओढ़ बोलते हैं, पांचों व्यक्ति, भद्रो प्रजा मतलब गांव के लोग बैठेंगे। और बैठने के बाद लड़की से ये पूछा जाएगा कि आपने जो संबंध बनाया उस लड़के का नाम क्या है। और वो लड़के का नाम अगर बता देती है तो, और उसका प्रमाण भी देना होगा, सिर्फ नाम बताने से नहीं होता, तो किसी का भी नाम रख सकती है। संबंध कहीं और बने, पता चला हैंडसम लड़का है उसका नाम रख दी, तो उसको प्रमाणित भी करना पड़ेगा कि यही लड़के के साथ मैंने संबंध बनाए थे सब। तो अगर प्रमाण हो गया, प्रमाणित हो गया, तो क्या होगा कि दोनों की शादी करा दी जाएगी, विवाह करा दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि सहगोत्रीय विवाह हो रहा है, मतलब कुछ कंडीशन में सहगोत्रीय विवाह भी मान्य होता है, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन होता है, ठीक है, ऐसी नहीं। अब सवाल ये हो गया कि मान लीजिए लड़की को पता ही नहीं कि उसका पिता कौन है, नहीं पता चलता है, मतलब मान लीजिए वो छुपा रही होगी, ये भी हो सकता है, लिखा हुआ है सारी चीजें कि मान लीजिए लड़की को उसके पिता जिससे संबंध बनाई है तो उसको उसका नाम पता नहीं है। नाम पता मतलब या तो उसको छुपा रही होगी या फिर एक से ज्यादा संबंध बने होंगे, दो कंडीशन हो सकते हैं ना, या तो एक से ज्यादा संबंध बने होंगे या तो उसका नाम छुपा रही होगी।
अगर ये कंडीशन उत्पन्न होते हैं और वो इंडिविजुअल किसी पर्सन का नाम नहीं बता पाती है, तो इस स्थिति में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गांव को, उस लड़की ने गांव को अपवित्र किया हुआ है और इसके लिए उसके पिता को सजा दी जाती है। सजा के तौर पे पूरे गांव को खस्सी भात खिलाया जाता है और दाल हड़िया पिलाया जाता है सजा के तौर पे। पूरे गांव को मतलब भोज भात कराना पड़ता है। साथ ही साथ एक घटना और होती है, मतलब एक प्रक्रिया और है कि जो उसका पिता होता है ना, वो सभा में ही लोगों से आग्रह करता है, जो युवा है उससे आग्रह करता है कि कोई भी उसकी बेटी को अपना ले और इसके बदले वो उसको कुछ खर्च देगा, हल बैल देगा और उस मुआवजे के तौर पे कोई इसकी बेटी को अपना ले, इस तरह का अपील करता है। जो व्यक्ति इच्छुक होता है वो अगर वो अपील को मान लिया, मतलब उसको स्वीकार कर लिया, तो उससे शादी कर दी जाती है। अच्छा, ये व्यवस्था देखने से थोड़ा नहीं लगता है कि थोड़ा सा अटपटा सा व्यवस्था है ना? एक तो लड़की खुद प्रताड़ित है, ठीक है, ऊपर से उसके बाप को सजा दिया जा रहा है कि आप भोज भात कराओ। भोज भात कराना इतना उस समय जमाना बहुत बड़ी बात थी, और भी खस्सी भात खिलाना तो और भी बड़ी बात थी। चले अपने घर में पाल रहे हैं, लेकिन चावल उतना देना, उसमें उतने मटेरियल देना। खस्सी बनाने में तो मटेरियल बहुत ज्यादा लगता है ना, तेल और भी सारे जो सामग्री है, और उतने समाज को खिलाना, मतलब आप समझ लीजिए कि अच्छा खासा खर्च हो जाता होगा। तो एक तो युवती उस तकलीफ से गुजर रही है, प्लस उसके पिता को सजा दी जाती है, और समाज में एक तरह से बोलते हैं तो अगर पूरे समाज के सामने किसी पिता को ऐसा आग्रह करना पड़ रहा है कि उसकी बेटी को कोई अपील मतलब स्वीकार कर ले, तो ये तो अपमानजनक वाली बात हो जाती है ना। तो इसीलिए इस व्यक्ति का जो पद है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह का कोई भी घटना हमारे समाज में, खासकर हमारे गांव में ना हो। समझ रहे बात को? इसीलिए मैंने बोला था कि इसका जो पद है ना काफी महत्वपूर्ण पद है, और इसीलिए इसको बहुत सम्मान के नजर से इस पद को देखा जाता है। और एक बात और, ये पद जो धारण करेगा व्यक्ति ना, वो विवाहित जरूर होना चाहिए। कोई लड़का को नहीं देगा, मतलब यो युवा को नहीं देगा जो अविवाहित हो। वो पता चला उसका कुछ गलत ही लाभ उठा रहा है। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, वीडियो बना लिया, कुछ कर लिया, उसके ब्लैकमेल कर रहा है, तो वैसा नहीं करेगा। जो पद देगा उसका विवाहित होना आवश्यक है, ठीक है? तो पूछता आपसे, कभी पूछ देगा कि इसमें से कौन सा पद है जिसमें ये कंडीशन है कि जो पद धारण करने वाला व्यक्ति हो विवाहित हो, तो जोग मांझी का पद है, ठीक है? ये भी पूछेगा कि जब संथाल समाज में अविवाहित जो महिला है अगर गर्भ धारण करती है तो उसको किस का गोत्र दिया जाता है? तो जोग मांझी का गोत्र दिया जाता है, ठीक? ये सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने, ठीक है? तो लिखिए, देखिए, वह मांझी का उप सचिव होता है, वह मांझी का उप सचिव होता है, वह मतलब जोग मांझी, ठीक है? उप सचिव होता है, लिखिए, जोग मांझी जोग मांझी युवक युवतियों का, जोग मांझी युवक युवतियों का नेता या सरदार होता है। जोग मांझी युवक युवतियों का मतलब युवक कौन, गांव के युवक युवतियों का नेता एवं सरदार होता है। सरदार भी कहा जाता है, अर्थात उसे गांव का सरदार भी कहा जाता है, अर्थात उसे गांव का सरदार भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने बोला था ना कि शुरू में लिखा था कि संथालों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना अन्य जनजातियों से क्या है, थोड़ी सी कठोर है, ठीक है? क्या लिखे, उसे सरदार भी कहा जाता है, फुल स्टॉप। उसकी नियुक्ति ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से किया जाता है।
उसकी नियुक्ति ग्रामवासियों द्वारा सर्वसहमति से किया जाता है। तो उसका चुनाव ग्रामवासियों द्वारा सर्वसहमति से किया जाता है। इसका पद काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका पद काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस पद को धारण करने वाला व्यक्ति का विवाहित होना अनिवार्य होता है। इस पद को धारण करने वाला व्यक्ति का विवाहित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, जोग मांझी गांव में संपन्न होने वाले शादी विवाह का रिकॉर्ड रखता है। गांव में संपन्न होने वाले शादी विवाह का रिकॉर्ड रखता है। फुल स्टॉप। वह गांव के युवक युवतियों का चारित्रिक प्रधान होता है। तथा उसके आचरण पर उसके मतलब लिखिए, तथा युवक युवतियों के आचरण पे लिखिए, तथा युवक युवतियों के आचरण पर नजर रखता है। फुल स्टॉप। वह इस बात का ध्यान रखता है कि गांव में किसी भी तरह का अनैतिक तथा असामाजिक कार्य ना हो पाए। उसे संपूर्ण गांव की जानकारी होती है। फुल स्टॉप। विवाह से संबंधित किसी भी विवाद में जोग मांझी विवाह से संबंधित किसी भी मामले में जोग मांझी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे विवाह से संबंधित मतलब कोई तलाक वाला जैसा मामला आ गया, लड़ाई झगड़ा वाला मामला आ गया, ठीक है, तो उस सब मामले में क्या करेगा कि जोग मांझी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तलाक हाँ अब भी जाता होगा, लेकिन जब ये प्रशासनिक व्यवस्था अपने स्तर पे थी, जब प्रशासन चल रहा था, तो इनके यहाँ जो बोल सकते तलाक वाली व्यवस्था वो समाज में ही चलता था। और तलाक एक्चुअली 2 ही बेसिस पे दिया जाता था। वो बेसिस ये था कि अगर महिला है तो महिला अगर गर्भ धारण नहीं कर पा रही
या फिर उसका पुत्र वंशज नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति पे मतलब सॉरी पुत्र वंशज नहीं हो रहा, दूसरा शादी कर सकता है, लेकिन गर्भ धारण नहीं कर रहा तो उसे उस बेसिस पे दिया जा सकता था। या फिर उसका किसी और विवाहतर कहीं संबंध है, आचरण खराब है, तो उस बेसिस पे भी उसको तलाक दिए जाते थे। सेम कंडीशन पुरुष पे भी लागू होता था। अगर पुरुष किसी तरह का कोई तरह का संबंध बना रहा है तो उस बेसिस पे उसको तलाक दिया जा सकता था। ठीक है। और हमारे जनजातीय समाज में ना तलाक जो व्यवस्था है उसमें उतनी रिजिडता नहीं है, आराम से लोग छोड़ के चले जाते हैं। जो मैंने एक 2-3 दिन पहले कहानी सुनाया था ना कि जिसके यहाँ मैं रहा था, जादू टोना वाला, याद है ना? वो वैसे ही रहती थी, अपना हस्बैंड से बहुत मतलब उनको लगता है कितना साल पहले ही छोड़ चुकी थी और अलग ही रहती थी वो जनजातीय ट्राइब से थी वो। तो वहां पे वैसी व्यवस्था नहीं। अभी कोर्ट जाते होंगे, अभी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, संथालों में भी बढ़ा है। अब देखते हैं कि अभी जो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है तो संथालों में ही दी जाता है, क्योंकि एक ही भाषा झारखंड से है जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है ना, तो उसमें साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाते हैं, तो अच्छा स्तर है अभी शिक्षा का। और अभी तलाक के लिए जाते होंगे कोर्ट, अभी की व्यवस्था बदल गई है ना, लेकिन उस समय तलाक के लिए समाज में ही जो व्यवस्थाएं थी उसी में से तलाक हो जाता था। ठीक है। वहां पे जो अभी लिविंग रिलेशनशिप है ना, जनजाति में बहुत पहले से है। हम लोग अपने आप को अभी एडवांस मानते हैं कि लिविंग में रह रहे हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे नहीं चलता होगा हजारीबाग में, लेकिन रांची में चल रहा है, रांची में धड़ल्ले से चल रहा है लिविंग रिलेशनशिप, वहां लोग रहते हैं। आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन हम देखे हैं कि वहां रांची में रहते हैं लोग। और मेट्रो सिटी जाइए, मेट्रोपॉलिटन सिटी जाइएगा, दिल्ली मुंबई, तो वहां तो आम बात है। ठीक है। सहमति बनी, रूम ले लिया, अलग रहने लगा, तो 2-4 महीना बाद पता चल जाता है फिर उसके बाद फिर अलग हो जाता है। व्यवस्था गलत है। व्यवस्था गलत होने का रीजन है कि लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि हत्या जैसी मामला भी हो रहा है ना, और काफी क्रूरताएं जैसी हत्याएं हुई समाज में, जो कि समाज को शर्मिंदगी के तौर पे देखा गया हो, ना सिर्फ देश में, विदेशों में भी इसकी आलोचना हुई। सिर्फ मारा नहीं, मार करके उसको टुकड़ों में बांट करके अलग अलग तरह से ये उसको करने का प्रयास किया, तो बहुत एक बोल सकते हैं कि वो क्रूरता जैसी चीजें थी। ठीक है। तो ये गलत व्यवस्था है, इसमें कभी पढ़िएगा नहीं आप लोग। अगर आप लोग चले गए बाहर पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ना है सब चीजों में, इन चक्कर में। हाँ, प्रेम जैसी व्यवस्थाएं है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लिविंग रूम में नहीं रहना है, सब फालतू वाला चीज है। ठीक है। अब बताते हैं कि समाज में जो मतलब जनजातीय समाज में लिविंग व्यवस्था है वो बेहतर क्यों है। क्योंकि रघुवर के सरकार में आप लोगों ने देखा नहीं होगा, नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैं नोटिस करवा देता हूं कि रघुवर के सरकार में बहुत बार ऐसे कार्यक्रम आयोजन किए गए जहां पे उन लोगों का विवाह कराया गया था जो बिना विवाह के 50 साल 60 साल से साथ में रह रहे थे, बिना विवाह के इतने लंबे समय तो रह रहे थे, 40 साल 50 साल 20 साल 30 साल, मतलब एक लंबे अरसे तक अपने मतलब सिर्फ विवाह नहीं किए हुए। एक सह पलायन विवाह होता है इन लोगों में, सह पलायन विवाह, जिसमें लड़का लड़की राजी हुआ, एक जगह पे मिला और दोनों चल दिया। जैसे मान लीजिए घर वाला नहीं माना राजी शादी करने के लिए, तो सह पलायन मतलब दोनों एक साथ पलायन कर गया। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों एक मेला वाला कहीं पे मिला और दोनों निकल दिया अपने रास्ते पे और अलग घर दुनिया बसार के रहने लगता है। ये व्यवस्था ना उराव जनजाति में काफी स्तर पे देखा गया है और भी जनजातियों में है। और यहाँ पे वैसा व्यवस्था नहीं है कि 4 महीना रहे 5 महीना रहे, मन उब गया तो छोड़ दो, एक लड़ाई हुई 2 लड़ाई हुई तो उसको छोड़ दो, कॉम्प्रोमाइज करने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। तो लेकिन यहाँ पे है ना जनजातियों में लंबी अरसे तक रहता है। अब इस व्यवस्था पे सरकार की नजर गई और रघुवर के सरकार में अच्छा खासा काम हुआ था इस पे। उसमें बोला गया कि भाई आप लोग विवाह कीजिए। विवाह करने से क्या क्यों बोल रहा था विवाह करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो समाज योजनाएं होती है ना जो उनके वेलफेयर के लिए आती है, तो सामान्य तौर पर देखता है कि पति पत्नी या फिर पत्नी के नाम पे होता है। अब वहां पत्नी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं भाई, वहां अभी भी क्या चल रहा है, सहपाठी का कुछ ये मतलब क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन पति पत्नी वाला जो क्रिया मतलब क्या कहते हैं कार्यक्रम जो होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को तो अपनाया नहीं गया है ना, तो पति पत्नी का दर्जा ही नहीं है। अभी देखेंगे जैसे उज्ज्वला योजना आया,
तो उसमें किसको लाभार्थी बनाया गया? जो घर की महिला थी, घर की जो मुखिया थी, उसी को ना बनाया गया था। बहुत सारी योजना में घर की महिलाएं को बनाया जा रहा है। तो बहुत सारी योजना ऐसी थी जिनको इम्प्लीमेंट करना था समाज में, और वो उसी को दिया जा सकता था जो एक अच्छे मतलब बोल सकते हैं कि शादीशुदा अपने परिवार के साथ रह रहे हैं उस तरह से। और ये व्यवस्था नहीं थी, देख रहा है कि 50 साल से बिना शादी कर रहा है, बिना शादीशुदा करा रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि जितने भी व्यक्ति हैं जो मतलब शादीशुदा नहीं और साथ में रह रहे हैं लंबे अरसे से, या फिर कोई भी, उसमें ये भी था कि सामूहिक विवाह कराया जा रहा था। तो बहुत लोग ऐसे भी थे जो विवाह किए थे, जो मतलब पहले से रह नहीं रहे थे लेकिन बाद में वहां पे जाके विवाह किए थे। इसमें एक ड्रॉबैक भी है इस पूरी योजना में, परियोजना में एक गड़बड़ी ये भी है कि इसमें जो लाभार्थी थे, जैसे उसमें होता क्या था कि शादी कराने के बाद उसको कुछ पैसे दिए जाते थे, कुछ बर्तन वर्तन दिया जाता था कि अपना घर वर ठीक चला, ऐसा हाड़िया बर्तन होता है ना, सब दिया जाता था, साथ में कुछ पैसे भी दिए जाते थे। अब जनजातीय लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कुछ कुछ लोग, अब लोग भाई बहन शादी करने बैठ गया था, ठीक है। ऐसी घटना भी पेपर में, न्यूज पेपर में से छपी है, मतलब पढ़ा है पेपर में, उसमें से कुछ लोग भाई बहन बन करके, भाई बहन ही शादी कर लिया और उस लाभ का फायदा उठा लिया। तो ये इसका ड्रॉबैक है इस योजना का, ठीक है। हाँ, अरे सिर्फ लाभार्थी बनने के लिए, उस पैसे को लेने के लिए कर रहा था ऐसा, विवाह नहीं कर रहा था वो लोग। वो जो पैसे अमाउंट दिया था, आई थिंक 25 या कुछ हजार रुपए दिए जाते हैं और घर का बर्तन वर्तन दिया जाता है, तो उस लाभ को लेने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा कर लिया था, लेकिन वो लिमिट स्तर पे, छोटे स्तर पे था, ठीक है। तो यहाँ पे ना तलाक व्यवस्था ज्यादा कठोर है, ठीक है, ना बोल सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप ज्यादा कठोर है, दोनों अच्छे ठीक ठाक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं आप लोग सामने से बात करते तो आप लोग मैच्योरिटी लेवल पे आए कि नहीं, इन लोग लड़का लोग में तो लगता है कि है, लेकिन आप लोग में थोड़ा सा डाउट लगता है कुछ कुछ को देख करके। कुछ लोग का एज काफी कम लगता है, तो लगता है कि उस लेवल पे बात करना सही है या नहीं। सबका ग्रेजुएशन हो गया है, हाँ यही दिक्कत है, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो उस लेवल पे जाकर नहीं बात कर सकते हैं चीजों को, मैच्योरिटी नहीं आती है ना बच्चे में, तो मैच्योरिटी आएगी तभी चीजों को समझना। अब हम समझा रहे हैं कुछ और, बच्चा कुछ और लेकर के ना चल जाए, अब कुछ और लेकर चल जाएगा तो मास्टर फिर बदनाम, क्या मास्टर वे कहा ललुई बता। कोई बात नहीं, खुले दिमाग से सोचना है चीजों को, नैरो माइंडेड नहीं रहना है, किसी भी चीज पे नैरो माइंडेड नहीं रहना है, ठीक है। चाहे वो लव का मामला हो, किसी भी जीवन के किसी भी स्तर का मामला हो, नैरो माइंडेड नहीं रहना है किसी में, सारे पर्सपेक्टिव को देखना है, जो आपके लिए लाभदायक हो उसी पे आपको उंगली रखना है, ठीक है। हम लोग क्या लिख रहे थे अभी, जो हाँ, विवाह से संबंधित किसी भी विवाद में जोग मांझी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, यानी किसी भी तरह कोई विवाद होगा तो उसमें जोग मांझी ही डिसीजन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जोग मांझी का जो पद है उसकी दायित्व उसको मैंने लिखा दिया, समझ गए इसके पद को। अब कोई भी क्वेश्चन इसे पूछेगा तो आप लोग कर लेंगे जोग मांझी से। नेक्स्ट लिखिए जोग परानिक। जोग परानिक मांझी का सहायक कौन? अच्छा, मांझी का सहायक कौन? जोग मांझी परानिक, हाँ जोग मांझी नहीं जाना है कभी नहीं, ठीक है। वो तो फ्लो फ्लो में कभी होता है ना, मांझी का कौन था? जोग मांझी, ठीक, ऐसे नहीं करना है, मांझी का सहायक परानिक होता है, ठीक है, जोग परानिक। लिखिए, यह उप सरदार होता है, वो सरदार था ना, तो ये उप सरदार हो गया, डेपुटी सरदार ना, यह उप सरदार होता है। जोग मांझी के अनुपस्थिति में, जोग मांझी के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, फुल स्टॉप। वह जोग मांझी की, वह जोग मांझी का प्रमुख सहायक होता है, वह जोग मांझी का प्रमुख सहायक होता है, ठीक है। इसमें इतना ही, कोई ये कम ही इसका काम ही है,
जोग मांझी नहीं रहेगा तब इसका काम आता है, जोग मांझी नहीं रहेगा सारा काम इस पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? नेक्स्ट लिखिए गोडेत। क्या डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग? सामने बैठ के हमको नहीं डिस्टर्ब किया कीजिए। अगर बातें करनी है थोड़ा बहुत तो पीछे बैठा कीजिए। गोडेत लिखिए। वह मुंडा का सचिव होता है। अच्छा, उप सचिव कौन है, सचिव कौन है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उप सचिव मैंने लिखा है जोग मांझी में, देखिए, ठीक है, उप सचिव लिखा है ना, लेकिन सचिव सचिव गोडेत होता है, ठीक है, लिखिए। मुंडा बोल रहे हो क्या? मांझी लिखिए। गोडेत देखिए, मांझी, यह मांझी का सचिव होता है, यह मांझी का सचिव होता है। वह कीजिए या नहीं, वह मांझी का सचिव होता है, फुल स्टॉप। अच्छा, कोई और तो आपके पास खड़ा है या? समझ गए ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझिए। लिखिए। वह वह गांव का प्रमुख संदेश वाहक होता है। अच्छा, आप यह करके लिख लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? वह नहीं बढ़िया लग रहा है तो वह गांव का प्रमुख संदेश वाहक की भूमिका निभाता है। संदेश वाहक की भूमिका निभाता है। मुंडा के आदेश पर, सॉरी, मांझी के आदेश पर, मांझी के आदेश पर, आज क्या हो गया, बार बार मुंडा क्यों निकल रहा है मुझसे? मांझी के आदेश पर गांव वालों को बैठक की सूचना देता है। मुंडा के आदेश पर गांव वालों को बैठक की सूचना देता है, फुल स्टॉप। इसके पास गांव की जनसंख्या, इसके पास गांव की जनसंख्या तथा सभी परिवारों का, गांव की जनसंख्या तथा सभी परिवारों का इसके पास गांव की जनसंख्या तथा सभी परिवारों की जानकारी होती, का नहीं, की जानकारी होती है। फुल स्टॉप। ग्रामीणवासी द्वारा इसे सर्वसम्मति से चुना जाता है। ग्रामीणवासी द्वारा इसे सर्वसम्मति से चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नायके। नायके, नायके लिखिए। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। कौन सा गांव का? संथालों के गांव का, ठीक है। संथाल गांव लिखा नहीं, इसका मतलब समझ लीजिए कि संथाल के बारे में लिख रहे हैं तो उसी के गांव का प्रधान होगा, ठीक है। लिखे वह, क्या लिखे? धार्मिक प्रधान होता है। गांव में होने वाले सभी धार्मिक क्रियाएं तथा पर्व त्योहार का संचालन, गांव में होने वाले सभी धार्मिक सभी धार्मिक क्रियाएं तथा पर्व त्योहारों का संचालन नायक ही करता है। नायक ही करता है, नायके ही करता, नायक नहीं, नायके, नायके ही करता है, फुल स्टॉप। वह गांव का, हाँ, संचालन नायके ही करता है, फुल स्टॉप। वह गांव का पुजारी या पुरोहित भी कहलाता है। वह गांव का पुजारी या पुरोहित भी कहलाता है। वह गांव का पुजारी या पुरोहित भी कहलाता है।
फुल स्टॉप। धार्मिक मामलों में सजा का निर्धारण न्यायिक करता है। धार्मिक मामलों में सजा का निर्धारण न्यायिक करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कुड़ाम नायके। कुड़ाम नायके, कुड़ाम नायके। लिखिए वह उप पुजारी होता है, वह उप पुजारी होता है। उप पुजारी का मतलब नायके का सहायक होगा। लिखिए वह नायके की सभी क्रियाकलापों में उसकी सहायता करता है। वह नायके की सभी क्रियाकलापों में उसकी सहायता करता है तथा उसके दायित्वों का तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? चौकीदार ना, उससे पहले लिख लीजिए भद्रो प्रजा। हाँ, भद्रो प्रजा कर लिखा है था ना रे, एकदम अनजान जैसे क्यों बोल रहे हैं? भद्रो प्रजा। लिखिए गांव के वरिष्ठ जनों को भोदरो प्रजा की संज्ञा दी जाती है। भोदरो प्रजा की संज्ञा दी जाती है। गांव में होने वाले सभी बैठकों में, पुलिस के बाद गांव में होने वाले सभी बैठकों में उसे सादर आमंत्रण दिया जाता है। गांव में होने वाले सभी बैठकों में उसे सादर आमंत्रण दिया जाता है। फुल स्टॉप। मांझी कोई भी निर्णय लेने से पहले भोदरो प्रजा से विचार विमर्श जरूर करता है। मांझी कोई भी निर्णय लेने से पहले भोदरो प्रजा से विचार विमर्श जरूर करता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इसे गांव के विशिष्ट, इसे नहीं, इन्हें, बहुत सारे होते हैं ना, तो इन्हें गांव के विशिष्ट जन का, इसे गांव के विशिष्ट जन भी कहा जाता है। इन्हें गांव के विशिष्ट जन भी कहा जाता है। इन्हें गांव के विशिष्ट जन भी कहा जाता है। ठीक है, समझे इसका क्या काम है? जो भी बैठक होगा, जितने भी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सबको आमंत्रित किया जाएगा। अच्छा, उनका, क्योंकि वो बहुत दिनों से उस गांव में रह रहे हैं, तो किस मामला में किस तरह का डिसीजन पहले दिया गया है, उन्हीं के पास रिकॉर्ड मिल सकता है ना। कोई बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कोई मामला अगर घटा है तो उसमें किस तरह से डिसीजन लिया जाएगा, उसमें कितना दंड दिया जाएगा। समझ रहे बात को? तो इसीलिए उसको आमंत्रित किया जाता है भोदरो
प्रजा को। और इसके जो ये जो अपना मतलब मंतव्य देता है ना, उसको काफी तवज्जो दिया जाता है मान जी के द्वारा। लिखिए, वह सिपाही की तरह कार्य करता है, वह सिपाही की तरह कार्य करता है। मांझी के आदेश पर मांझी के आदेश पर अपराधी व्यक्ति को मांझी के आदेश पर अपराधी व्यक्ति को नजरबंद करता है। नजरबंद करता है, नजरबंद समझ रहे हैं ना, पकड़ के रखना, ठीक है, कैद करना, एक तरह से बोल सकते हैं, नजरबंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, क्या था, लासेर टेंगोय। देखिए, वह गांव के प्रहरी की तरह कार्य करता है, वह गांव के प्रहरी की तरह कार्य करता है, फुल स्टॉप। गांव को बाहरी आक्रमण से गांव को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करता है, गांव को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करता है। कौन करता है, लासेर टेंगोय। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा देगा कौन, चौकीदार। बाहरी सुरक्षा कौन देगा, लासेर टेंगोय। ठीक है, यानी सेना का काम कौन कर रहा है, सेना क्या करती है, बॉर्डर पे रक्षा करती है ना, तो बाहरी रक्षा ये कर रहा है। बता रहे हैं, वहां पे पूछेगा नहीं आपसे कि सेना का काम कौन कर रहा है। सो तो गांव को बाहरी सुरक्षा दे रहा है, मतलब बाहरी आक्रमण से सुरक्षा दे रहा है, कौन दे रहा है, लासेर टेंगोय। तो ये सेना का बॉर्डर पे काम करता है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, तो उसका काम करता है। अंदर में चौकीदार का काम कर रहा है कौन, गांव में जितने भी अपराध है उसको पकड़ने का काम करेगा। ठीक है, चौकीदार करेगा, तो गांव में पुलिस व्यवस्था का काम कौन कर रहा है, चौकीदार। और इस तरह से 10 अधिकारी जो गांव के स्तर पर थे वो समाप्त हुए। लेकिन एक और लिखिए, टुलिया मांझी। टुलिया मांझी, टुलिया टुलिया मांझी नहीं दिख रहा है क्या, बड़ा लिख दे, नहीं इसी में लिखिए। नेक्स्ट जो प्रशासनिक व्यवस्था बोल सकते हैं कि थोड़ा सा गांव से ऊपर है, लेकिन गांव स्तर का ये भी। इसमें होता क्या है ना कि मान लीजिए कोई मामला मांझी के समक्ष आया, ठीक है, और मांझी उस मामले पे अपना डिसीजन नहीं सुना पा रहा है, तो वो क्या करेगा ना कि अगल बगल का जो गांव है उससे एक मांझी को बुला लेगा। जैसे मेरा गांव के बगल में कोई दूसरा गांव है, तो वहां का भी तो कोई मांझी होगा, तो उसे बुला लिया, और ये दोनों की जो बैठक होगी ना, उसी को टुलिया मांझी का बैठक बोलते हैं, टुलिया मांझी बोलते हैं। जो व्यक्ति आएगा दूसरे गांव से, उसी को टुलिया मांझी की संज्ञा दी जाती है, और ये दोनों व्यक्ति मिल करके उस पर गहन विचार करते हैं उस मामले पे, और फिर डिसीजन देते हैं। समझे, टुलिया मांझी कौन हुआ, मतलब अगल बगल का जो मांझी है गांव का, वो टुलिया मांझी कहलाता है। तो लिखिए, अगल बगल गांव के मांझी को टुलिया मांझी की संज्ञा दी जाती है। अगल बगल गांव के मांझी को टुलिया मांझी की संज्ञा दी जाती है। फुल स्टॉप। जब मांझी
किसी मामले पर जब मांझी किसी मामले पर निर्णय नहीं ले पाता, तो वह अपने बगल गांव के मांझी को बुलाता है, ऐसा कहीं आसपास गांव भी रहेगा तो उसको वही समझेगा, अगल बगल समझ, आसपास गांव का जो मांझी है उसको बुलाता है। इसे ही टुलिया मांझी की संज्ञा दी जाती है। फुल स्टॉप। टुलिया बैठक में मांझियों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। टुलिया बैठक में मांझियों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। फुल स्टॉप। ये लोग किसी भी मामले पर गहन विचार विमर्श करते हैं। ये लोग किसी भी मामले पर गहन विचार विमर्श करते हैं। गहन विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, मतलब कोई मामला अगर फंस गया मांझी के पास तो बगल वाला मांझी को बुला लेगा। जैसे कभी एक ही मांझी को बुलाया, कभी दो मांझी बुला लिया, ठीक है, इसलिए बोला कि इसकी संख्या एक जैसी नहीं होती है। जैसे एक दो गांव को बुला लिया तो दो तीन हो गए, कुल मिला के विचार विमर्श कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में दिखता है क्या? सदान समाज में नहीं दिखता है। हम लोग जब पंचायत करते हैं, अगल बगल व्यक्ति का जो सम्मानित व्यक्ति है उसको बुलाते हैं ना, तो यहाँ मांझी सम्मानित एक तरह से बोलिए तो गांव का प्रधान है, लेकिन हम लोग गांव में तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा सा मतलब हो सकता है, नाम वाम अलग है, लेकिन एक फैसला हम लोग का होता है जो खाली गांव में होता है। गांव वाला व्यक्ति बैठा, देखते हैं ना कि गांव में लोग बैठे हम लोग और सारा मामला का निपटारा कर दिए। जैसे मान ली गांव में कुछ त्योहार आयोजन करना है, मतलब कोई फंक्शन करना है, जैसे जग करना, जैसे जग जैसी व्यवस्था, तो गांव वाला लोग ही बैठता है उसमें, चंदा उंदा जो भी था वो डिसाइड हो गया और गांव ये हो गया। या फिर कोई विवाद हो गया छोटा सा तो गांव वाला लोग बैठ करके सॉल्व कर दिया। लेकिन जब कोई बड़ा विवाद होता है तो अगल बगल के गांव वालों को बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, उसके जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं खास करके उनको बुलाया जाता है ना पंचायत में। तो टुलिया मांझी वाला जैसी व्यवस्थाएं है हमारे समाज में भी, उसमें निश्चित संख्या नहीं होती है। बता दे रहा हूँ, इसे लिखने को कहीं नहीं आएगा कि कौन सी व्यवस्था की ये है, ठीक है। मेरा मतलब क्या कहते हैं, कोई भी चीज को थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से अगर देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा किस तरह की व्यवस्था हमारे समाज में काम कर रही है। जो व्यवस्था हम अपने अभी पढ़ा रहे हैं वो व्यवस्था कुछ ना कुछ हमारे समाज में भी है, सदान समाज में भी है। आप देखे होंगे कि तुलसी तांबा एक ये होता है, तुलसी तांबा, हाँ सर तुलसी तांबा होता है, क्रिया कसम होता है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? क्रिया कसम नहीं किया जाता, तो क्या कहते हैं ना, पानी गर्म किया जाता है, तेल या पानी कुछ होता है, उसमें सिक्का डाल करके निकालना रहता है। अगर वो निकाला और हाथ में छाले नहीं पड़े तो वो सही है, और हाथ में छाले पड़ गए तो फिर गलत है, ठीक है। और एक होता है, और एक होता है उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, नाम बता दूंगा। एक होता है कि जो चावल का भूसा होता है ना, भूसा, भूसा समझते हैं ना, हाँ, धान का जो छिलका होता है ऊपर वाला, तो भूसा बोलते हैं उसका। कभी कभी बोलते माँ के भूसा ठूस दो, मतलब चमड़ा में, सब बोलते थे ना गांव घर में, तो वैसा होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें इस व्यवस्था में क्या है कि व्यक्ति जो दोषी व्यक्ति है ना उसको एक पैर पे खड़ा रहने बोल दिया जाता है, उस पे उसको भूसा पे खड़ा कर दिया जाएगा एक पैर पे। अगर वो थक करके गिर गया तो दोषी व्यक्ति, थक करके नहीं गिरा तो ठीक है, वो लिमिट नहीं है उसका। लिमिट, अगर लिमिट दे देता कि भाई 10 घंटा तक खड़े रहना है तो कष्ट करके तो खड़ा रह जाएगा, तो चोरी किया है तो चोर लोग थोड़ा एक्सपर्ट भी होता है,
तो खड़ा रह लेगा 10 घंटा, क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें तो भाई जो निर्दोष व्यक्ति हो तो फंस जाता होगा ना, तो दोषी व्यक्ति तो सिस्टम गलत है, लेकिन ऐसे हमारे समाज में ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो देखिए क्या होगा कि मंदिर घुसार के क्रिया कसम खिलाएगा, घुसाता है ना, तो मंदिर घुस के क्रिया को तो खिलाता है। तो वैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ भी है, तो मिलता जुलता व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ व्यवस्था अलग है, लेकिन वहां पे एक्चुअली सारा कुछ ना, एक बोल सकते हैं कि एक व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहा है जनजातियों में। हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से नहीं उतना, खाली जातीय पंचायत जो है ना, यादव का पंचायत हो गया तो थोड़ा सा, जैसे कोई कास्ट का कुर्मी पंचायत हो गया तो वो एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, बाकी बात उससे ऊपर अगर जाइएगा तो व्यवस्था के रूप में कार्य नहीं करता है। हम लोग अब लिखते हैं मोड़े, अब नेक्स्ट अस्तर है, ठीक है, लेकिन इसमें अस्तर देखिए, इसमें अब 3 अस्तर में हम नहीं बांटते हैं एक्चुअली, इसमें कोई कोई 4 अस्तर लिख देता है, कोई कोई 5 अस्तर लिखता है। क्यों लिखता है मैं बताता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी एक आएगा मोड़े मांझी या देश मांझी करके, तो आप अस्तर 1 अस्तर 2 करके ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वो ग्रामीण स्तर अस्तर 1 था, ठीक है, ये अस्तर 2 हो जाएगा, मोड़े मांझी या देश मांझी। हेडिंग नहीं है, मतलब बोल सकते कि हेडिंग नहीं देना है, इसी में हम लिखाएंगे भी अब, तो आप सिर्फ अस्तर ऐसे करके अस्तर 2 लिख करके और इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, समझे बात को। फिर सामान्य तौर पे 3 स्तर देखते थे ना, अंतर ग्रामीण परिषद और फिर ग्रामीण, अंतर ग्रामीण और समुदाय स्तर पे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे 3 स्तर से ज्यादा है, तो उसको बांटेंगे कैसे, तो अस्तर 1 अस्तर 2 करके बांट दीजिए, बेहतर है। इसमें क्या होता है ना कि हाँ, ग्रामीण व्यवस्था तो बोले, ग्रामीण जो अभी इतना पढ़े पीछे वाला वो कौन स्तर में था, कहाँ ध्यान रहो। खोटा का शब्द का प्रयोग कीजिएगा, जेपीएससी लिखना है तो खोटा बोलना जरूरी है। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं बोलना जरूरी है, नहीं पता चला आप वहां पे लिखेंगे ना तो हिंदी में लिखिएगा। हाँ, जैसे पेपर 2 जो होता है खोटा ही होता है। अब अगर आप खोटा में यूज टू नहीं है बोलने लिखने में, तो क्या कीजिएगा ना, आप हिंदी लिखिएगा बीच बीच में। जब शुरू में हम लिखना शुरू किए थे खोटा, तो बाद में उसको पढ़ते तो लगता था कि 6 मतलब 40 से 50% हिंदी शब्द लिखा रहा है उसमें, लेकिन फिर उसको बहुत सुधारना पड़ा था, तब जा करके ठीक ठाक हुआ था। और मेरा खोटा में नंबर भी बहुत बढ़िया है, 117 नंबर दिया था खोटा हमको, तो 150 में 117 मतलब करीब 80% के करीब नंबर था, थोड़ा सा कम 80% से, 3 नंबर रहता तो 80% हो जाता। तो इसलिए हम खोटा इसलिए बोलते भी आप लोग को, ताकि हम यूज टू रहे हैं, समझे, खोटा से। हम सब्जी उब्जी भी लेने जाते तो खोटे में बात करते हैं उससे। हाँ, बहुत कम यूज करते भी है कि ज्यादा यूज करेंगे ना तो पूरा रीजनल हो जाएगा, पूरा खोटे वाला क्लास हो जाएगा। नहीं, आप लोग यूज कीजिएगा, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ज्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि खोटा लैंग्वेज है, खोटा के बिना काम चलेगा नहीं। अब पता चला कि आप ज्यादा हिंदी बात कर रहे हैं तो यूज टू नहीं रहेगा, खोटा यूज टू नहीं रहेगा तो आप लिख नहीं पाइएगा। सबका तो खोटा ही होगा, यहाँ पे हजारीबाग में सबका खोटा ही रहता है मैक्सिमम लोगों का। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नागपुरी होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का खोटा ही होगा, तो इसलिए बीच बीच में हम खोटा बोलते हैं। और खोटा मेरी मातृभाषा है, थोड़ा सा निकलना भी चाहिए। देखिए, मोड़े मांझी जो है ना, सामान्य तौर पे 5 से 8 जो मांझी है, इनके समूह को मोड़े मांझी बोला जाता है। होता क्या है कि जब कोई मामला मांझी के स्तर पे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो कोशिश करता है कि टुलिया मांझी के मामले स्तर पे सॉल्व कर दे। टुलिया मांझी के स्तर पे अगर नहीं सॉल्व हो पाया, एक तो कंडीशन होता है कि सॉल्व नहीं हो पाया, दूसरा कि जो डिसीजन दिया गया वादी और प्रतिवादी को मंजूरी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मांझी ने कोई डिसीजन दिया अपने स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, और उसको मंजूर नहीं है, जो अपराधी व्यक्ति है, जो दोषी व्यक्ति है, उसको मंजूर नहीं है, तो टुलिया मांझी थोड़ा अप्लाई करेगा। वो तो एक व्यवस्था है मांझी को सहायता करने, मांझी अपने लिए वो व्यवस्था क्रिएट किया हुआ है। टुलिया मांझी जैसी कोई व्यवस्था होती नहीं है। वो मांझी क्या करता है ना कि जब कोई मामला फंस जाता है तो अगल बगल को बुला लेता है सहायता करने के लिए, वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन मोड़े मांझी एक व्यवस्था है, इसमें 5 से 8 गांव होते हैं,
अब क्या करेगा, जो व्यक्ति दोषी है वो यहाँ पे आकर के अप्लाई करेगा, मतलब अपील करेगा, ठीक है, कि मतलब जो भी मामला रहेगा उससे संबंधित मोड़े माझी में जाके अप्लाई मतलब अपील करेगा, और ये व्यक्ति मतलब ये जो समूह है यही उस पर डिसीजन देगा। इसके आगे भी स्तर है, लेकिन मुख्य तौर पे काम इसका यही है कि जो भी मांझी के स्तर पे निर्णय होते हैं उससे संबंधित कोई भी अपील करना है तो हम लोग मोड़े माझी में करेंगे। ये 5 से 8 मांझियों का एक समूह होता है, ठीक है। तो लिखिए, यह व्यवस्था गांव से ठीक ऊपर कार्य करती है। यह व्यवस्था गांव से ठीक ऊपर कार्य करती है। गांव से ठीक ऊपर कार्य करती है। 5 से 8 गांवों को मिलाकर 5 से 8 गांवों को मिलाकर मोड़े माझी का या देश माझी, मोड़े माझी या देश माझी दोनों का एक ही नाम है, कहीं मोड़े कहीं देश, ठीक है। 5 या 8 गांवों को मिलाकर मोड़े माझी का निर्माण किया जाता है। गांव माने कि माझी, ठीक है, माझी लिख सकते हैं इति में। देश माझी, माझी मतलब 5 से 8 गांव बोल रहा, हर एक गांव में तो एक माझी होगा ना, तो 5 से 8 माझियों को मिला करके, 5 से 8 गांवों को मिला करके मोड़े माझी का गठन किया जाता है। माझी द्वारा दिए गए निर्णय, ऐसे लिखिए, गांव गांव के स्तर पर माझी द्वारा दिए गए निर्णय, गांव स्तर पर माझी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुनवाई मोड़े माझी में किया जाता है। के विरुद्ध सुनवाई मोड़े माझी में किया जाता है। इसकी बैठक को किसकी बैठक को, मोड़े माझी की बैठक को, ठीक है। इसकी बैठक को आतो माझी बैठक या टुपुडू, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बैठक कहते हैं। इसकी बैठक को आतो माझी बैठक या टुपुडू कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब स्तर 3 लिखिए, स्टेज 3। लिखिए, परगना। परगना जैसे कि लिखिए, संथाल समाज में 15 से 20 गांव को मिलाकर 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना का गठन किया जाता है। एक परगना का गठन किया जाता है। इसे अंतर ग्रामीण परिषद की संज्ञा भी दी जाती है। इसे अंतर ग्रामीण परिषद की संज्ञा भी दी जाती है। इसे अंतर ग्रामीण परिषद की संज्ञा भी दी जाती है। इसके प्रधान को परगना का प्रधान परगनेत कहते हैं। इसके प्रधान को परगनेत कहते हैं।
फुल स्टॉप। सामान्यतः परगणित उन मामलों पर उन मामलों पर निर्णय करता है जिसका निराकरण मोड़े माझी के स्तर पर नहीं हो पाता। जिसका निराकरण मोड़े माझी के स्तर पर नहीं हो पाता। मोड़े माझी के स्तर पर नहीं हो पाता। जिसका निराकरण मोड़े माझी के स्तर पर नहीं हो पाता। देखिए, परगना की बैठक उसमें शामिल सभी गांवों परगना की बैठक में कर लीजिएगा। परगना की बैठक में उसमें शामिल सभी गांवों के मांझी उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ भद्रो प्रजा को भी आमंत्रित किया जाता है। साथ ही साथ भद्रो प्रजा को भी आमंत्रित किया जाता है। भोदरो प्रजा को भी आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए दिसुम परगना, स्टेज 4। दिसुम परगना, दिसुम परगना लिखिए, सामान्यतः 70 से 80 गांवों को मिलाकर दिसुम परगना का गठन किया जाता है। सामान्यतः 70 से 80 गांवों को मिलाकर दिसुम परगना का गठन किया जाता है। इसके प्रधान को परगनेत की संज्ञा दी जाती है। इसके प्रधान को दिसुम परगनेत की संज्ञा दी जाती है। दिसुम परगनेत की संज्ञा दी जाती है। इसके प्रधान को दिसुम परगनेत की संज्ञा दी जाती है। फुल स्टॉप। परगनेत के निर्णय के विरुद्ध यहाँ पे सुनवाई होती है। परगनेत के निर्णय के विरुद्ध यहाँ पर सुनवाई होती है। नेक्स्ट लिखिए शिकार परिषद, स्टेज 5 या स्तर 5 शिकार परिषद। शिकार परिषद, ठीक है। लिखिए, संथाल समाज में इसे लोबीर या सेंद्रा बेसी भी कहा जाता है। लिख दें क्या? लोबीर या सेंद्रा। अच्छा, कहीं कहीं ये पूरा ऐसे लिखा होता है सेंद्रा, ना आधा होगा।
बेशी, सेंद्रा बेशी। सेंद्रा बेशी भी कहा जाता है, लिखे ना, संताल समाज में इसे लोबीर या सेंद्रा बेशी भी कहा जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था का यह सबसे सर्वोच्च स्तर है। मांझी परगना शासन व्यवस्था का, हाँ कहा जाता है, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था का यह सबसे सर्वोच्च स्तर है, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट की भी संज्ञा दी जाती है। इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट की भी संज्ञा दी जाती है। सामान्य तौर पर बिटलाहा की सजा, सामान्य तौर पर बिटलाहा की सजा, बिटलाहा की सजा यहीं पर दी जाती है। बिटलाहा की सजा यहीं पर दी जाती है। फुल स्टॉप। इसके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। इसके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। तथा इसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं किया जा सकता। तथा इसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं तथा इसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं किया जा सकता। इसकी बैठक साल में एक बार होती है। इसकी बैठक साल में एक बार होती है। फुल स्टॉप। लोबीर के प्रधान को, लोबीर के प्रधान को, लोबीर के प्रधान को दिहरी कहा जाता है। यहां लिख दिए, लोबीर के प्रधान को दिहरी कहा जाता है। लिख लिए, ठीक है। तो इस तरह से शासन व्यवस्था का अंत होता है। ढकिए नहीं कॉपी, अभी अब और लिखाएंगे थोड़ा सा। नोट देकर के लिखिए, नोट देकर के, नोट डालिए और लिखिए। देखिए, संथाल समाज में, संथाल समाज में अलग अलग अपराधों के लिए, अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। सामान्य तौर पे, सामान्य तौर पर नहीं लिखिए, लेकिन अलग अलग सजा का प्रावधान है। सबसे कठोर सजा, सबसे कठोर सजा, सबसे कठोर सजा बिटलाहा, बिटलाहा लिख लीजिएगा ना। अच्छा, बिटलाहा होता है, बिटलाहा नहीं, बार बार लाहा बोल देते हैं ना, ला होता है। अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा लिखिए, कुछ भी लिखिए, चलो दोनों दे दिए, समझे, बिटलाहा लिखिए। ठीक है, लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाइएगा आप क्या वहां पे है, सो समझ, कोई दिक्कत नहीं है। हम किनका, सुनील जी का जो बुक पढ़े हैं उसमें शायद ऐसे लिखा हुआ है, बीट लहा, हाँ बीट लहा ऐसे लिखा हुआ है। हम बता रहे हैं, आज क्लास खत्म कर देंगे, यही लास्ट टॉपिक है। सबसे कठोर सजा बीट लहा तथा सबसे कम, मतलब क्या बोलते हैं, सबसे आसान सजा, सबसे आसान सजा
करेला दंड होता है, करेला दंड। अच्छा, करेला दंड को अगर कोई जो नहीं जानेगा वो क्या समझेगा? करेला खिलाया गया ना, तीता तीता खाओ तुम, जितना खा सकता है, और जबरदस्ती खिलाएगा, करेला का जूस पिलाएगा, करेला का सब्जी खिलाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। करेला, करेला दंड होता है, लिख लिए। अब समझ लेते बिटलाहा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, करेला दंड लिख लीजिए ताकि समझते समझते क्लास खत्म हो जाए तो चलेगा। करेला दंड में सामान्य तौर पर 1.5 रुपये का जुर्माना लगता है, ठीक है। लेकिन अगर जो नई बुक आई है उसमें 5 से 150 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन 150 रुपये का जुर्माना लगा रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा जुर्माना हो जाएगा जनजातियों पे उस समय के हिसाब से, अभी के हिसाब से नहीं। तो 1.5 रुपये, सुनील कुमार जी 1.5 रुपये लिखते हैं कि 1.5 रुपये का सजा सामान्य तौर पर होता है। तो लिखिए करेला दंड में, करेला दंड लिख के डैश दीजिए, लिखिए सामान्य तौर पर 1.5 रुपये की सजा दी जाती है, सामान्य तौर पर 1.5 रुपये 1.5 रुपये की सजा दी जाती है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इसके अनुसार 5 से 150 का सजा है। किसके अनुसार? मैं हूं झारखंड में लिखा हुआ है चीज, मैं हूं झारखंड के अनुसार 50 से 150। मैं हूं झारखंड बुक है ना, उसमें इसका 150 से मतलब 50 से 150 लिखा, बाकी किसी बुक में इसका उल्लेख नहीं है, तो मैंने दोनों लिखा दिया। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि 50 से 150, जहां तक मेरा मानना है वो 1.5 रुपया होगा, क्योंकि जिस समाज की बात कर रहा है ये, जिस समय ये बात कर रहा है उसमें 1.5 रुपया भी बहुत बड़ा इनकम, बहुत बड़ा बोल सकते ये था, दंड था। और 150 रुपया दंड लगाया तो पूरा बिक जाएगा वो, उसमें 150 रुपया महल बनता था, समझ रहे बात को? तो 150 रुपया नहीं होगा, 1.5 रुपया होगा, ठीक है। तो और एक शब्द आता है क्या, बिटलाहा, ठीक है। बिटला होता क्या है ना कि समाज, जनजातीय समाज में पूरा प्रोसेस क्या समझ लीजिए, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक वर्ड और लिख लीजिए, सावतार, लिखिए सावतार, सावतार लिखिए, डैश दीजिए, लिखिए बंगाल में संथालियों को सावतार कहा जाता है, बंगाल में संथाल को सावतार कहा जाता है, बंगाल में संथाल को सावतार कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग पता है कि जनजातियों में, संथाल जनजातियों में सबसे बड़ा जो अपराध है वो क्या है, समगोत्रीय विवाह या समगोत्रीय लैंगिक संबंध, ठीक है। अगर कोई इस तरह का संबंध बनता है तभी बिटलाहा की सजा दी जाती है। या फिर एक कंडीशन तो ये है, क्योंकि ये सबसे गंभीर अपराध में आता है। दूसरा अपराध ये होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसको बार बार सब लोग सजा दे रहा है, जैसे हर एक स्तर पर उसको सजा मिला, मांझी भी सजा दिया, मोड़े मांझी भी सजा दिया, पगना भी दिया, और किसी का बातें नहीं मान रहा है, मतलब ढीठ किस्म का आदमी है, तो उस स्तर, उस कंडीशन में भी उसको बिटलाहा की सजा दी जाती है। बिटलाहा का मतलब जाति बहिष्कृत, अपने जाति से निकाल देना। जैसे हम लोग समझ बोलते हैं ना, आजाद कर दिलियो, ठीक है। जैसे कोई घर, कोई परिवार कुछ ऐसा उटपटा काम कर दिया तो उसको बोल देता है आजाद कर दिलियो, समाज बैठता है और उसको आजाद कर देता है, उसके यहाँ से खाना पीना सारा कुछ रुक जाता है, उसके यहाँ से किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं बनते हैं। उसी तरह का सजा यहाँ पे संथालों में, इसको बिटलाहा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि जब सजा सुनाया जाता, सजा सामान्य तौर पर लोबीर में सुनाया जाएगा, इससे पहले भी सुनाया जाएगा, मोड़े माजी समय सुनाया जाता है, लेकिन वहां पे अपील की जा सकती है और अंतिम जो सजा दिया जाएगा वो लोबीर में दिया जाएगा, यानी शिकार परिषद में दिया जाएगा। जब किसी व्यक्ति को ना बिटलाहा की सजा दी जाएगी, मान लीजिए ये गांव है, ठीक है, इस व्यक्ति में से अगर मुझे ही, आप लोग को नहीं, आप लोग क्यों दिया जाएगा, हम ही को अगर बिटलाहा की सजा दिया, ठीक है, समाज, तो बिटलाहा की सजा पहले घोषणा होती है, और घोषणा होने के बाद ना उस व्यक्ति को, यानी मेरे को, सभी लोग आके समझाएंगे कि आप उस जो जुर्म किए उसको आप स्वीकार कर लीजिए और समाज में बने रहिए। सिर्फ आप लोग नहीं, मेरे गांव के लोग नहीं, अगल बगल के जो मांझी लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हमको आके समझाएंगे इस बात को। जिसको भी बिटलाहा की सजा दी जाएगी उसको समझाएगा कि भाई जाति से बहिष्कृत होने से बढ़िया है कि तुम सजा स्वीकार कर लो, ठीक है, तो बच जाओगे। तो उसको समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझता है, तो एक तिथि तय होती है कि इस तारीख को उसको बिटलाहा की सजा दी जाएगी।
तो इस गांव का मान लीजिए कोई प्रधान है जो मांझी है, उसको बुलाया जाएगा उस सभा में, लोबीर की सभा में, और उसको ये बोला जाएगा कि देखिए आपके गांव का ये व्यक्ति सूरज नाम का व्यक्ति है जिसको बिटलाई की सजा सुनाई जाती है, आपको क्या आपत्ति है? उसने ये गुनाह किया, उसको पहले बताया था कि ये गुनाह किया हुआ है, सारा कुछ। तो अगर बिटलाई की सजा किसी पे घोषणा हो रही है, इसका मतलब उसकी जो करतूत है वो पूरे समाज में फैली हुई है। एक औपचारिक तरीके से इसको अपनाया जाता है कि औपचारिक तरीके से उसको बोला जाएगा कि आपके गांव, क्योंकि वो गांव का प्रधान होता है ना मांझी, तो उसके गांव में कुछ भी अच्छा बुरा होगा उसका जिम्मेवारी किसके पास है? मांझी के पास है। तो इसीलिए उसकी परमिशन ली जाती है कि आपके गांव का जो व्यक्ति है ये एस कुमार का, तो उसको बिटलाई की सजा दी जाती है, तो आपको कोई आपत्ति है? तो बोलेगा ठीक है, ये जो व्यक्ति इसने गलती तो की है, इसे बिटलाई की सजा दे दीजिए, लेकिन इसके अलावा मेरे गांव के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं कीजिए। ठीक है। जब ये औपचारिक रूप से घोषणा हो जाए कि इसको बिटलाई की सजा दे दी गई हमको, तो क्या करेगा ना, इसमें एक प्रथा है। प्रथा ये है कि सारे लोग मिल करके, अगर बल्कि जितने भी माझी लोग हैं, गांव लोग मिल करके मेरे घर आएंगे और मेरा चूल्हा तोड़ देंगे। जो चूल्हा होता है ना मिट्टी वाला, उसको तोड़ देंगे। चूल्हा तोड़ना जनजाति, संथाल जनजातियों में सबसे बड़ा अपमान की बात है। किसी व्यक्ति का अगर चूल्हा तोड़ना संथाल जनजातियों में सबसे बड़ी अपमान की बात है, तो उसका चूल्हा तोड़ दिया जाता है। चूल्हा तोड़ने के बाद उसका घर पे, मतलब घर का छपड़ी उपड़ी उखाड़ देता है। ऐसा भी देखा गया कि उसको आतंकित करने के लिए यहाँ तक उसके जो संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके हल बैल को खोल के हका दिया जाता है। इस तरह से पूरा प्रोसेस होने के बाद सामान्य तौर पर उससे सारा नाता होता तोड़ लिया जाता है। सिर्फ बिटलाई की सजा नहीं दिया, सिर्फ जाति बहिष्कृत नहीं किया, उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया, उसका चूल्हा को तोड़ दिया। चूल्हा तोड़ना ही सांकेतिक रूप से बोलता है कि उसको बिटलाई की सजा दे दी गई। अगर आपसे पूछे कि कौन सा प्रोसेस के माध्यम से किसी को बिटलाई की सजा दी जाती है, मतलब ऐसी कौन सी क्रिया की जाती है, इससे समझ में मतलब ये आ जाए कि वो बिटलाई उसको मिल गया है, तो उसका चूल्हा तोड़ देना, जिसपे वो खाना बनाता है। ठीक है। अगर वो चूल्हा तोड़ दिया गया, और ये सबसे अपमानजनक घटना होती है किसी परिवार के लिए, किसी का चूल्हा टूट गया तो। ठीक है, अपने से टूट जाता तो अलग बात है, मिट्टी का तो टूटेगा ही ना, को तोड़ दे तो सबसे बड़ा अपमान की बात हो जाती है। तो इस तरह से उसको बिटलाई की सजा दी जाएगी। अब होता क्या है कि मान लीजिए उसको समाज में शामिल होना है फिर से, तो आग्रह करेगा। आग्रह करने के बाद उसको कुछ प्रोसेस होता है, कुछ कर्म कांड होते हैं, उसको करना होता है, और समाज को भोज भात कराना होता है। ये काम कर लेगा तो फिर से समाज में शामिल हो जाता है। हम लोग समाज में ऐसा ही होता है कि मान लीजिए को आजाद कर दिया गया तो उसको भोज भात देना पड़ता है, गांव में खाना खिलाना होता है। गांव में अगर खाना वाना खिला दिया तो फिर शामिल हो जाता है। तो उसी तरह से उसको भी गांव में भोज भात कराना होता है। भोज भात कराने के बाद वो फिर से अपने जाति, अपने समाज में वो शामिल हो जाता है। यही बिटला की सजा है, समझे? जाति बहिष्कृत की सजा, और ये सबसे कठोर सजा है। आपसे पूछे कि सबसे कठोर सजा क्या है, तो बिटला की सजा। वो तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है, समाज से कट करके आप जिंदा थोड़ा रह सकते हैं, समझ रहे बात को ना? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मांझी प्रगना शासन व्यवस्था